कठोर हाथ, चेहरे पे मुस्कान और श्रम जिसकी पहचान है, वही देश की शान है, वही तो किसान है। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? एक बार दोबारा से स्वागत है आपका इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म यानी कि पीडब्ल्यू पे। और बेटा आज मैं आपने यही सोच रहा हूं कि सर किसान की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन्हीं किसानों से जुड़ा है, उनकी मेहनत से जुड़ा है, उनके श्रम से जुड़ा है। वही श्रम जो कभी थकता नहीं, कभी झुकता नहीं, चाहे वो कड़ी धूप हो, चाहे वो कड़ी बरसात हो, चाहे कैसे भी हालात हो, लेकिन हमेशा प्रयत्न करता रहता है, हमेशा कार्य करता रहता है, हमेशा मेहनत करता रहता है, डटा रहता है यार उन खेतों में, क्योंकि जब वो उगाते हैं तब हम खाते हैं। और आज इस पूरे प्रोसेस को यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि, भारत कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, और इसी कृषि के बारे में, इसी एग्रीकल्चर के बारे में आज मैं पढ़ाऊंगा आपको बच्चों। बहुत कम समय में, थोड़े से टाइम में पूरा का पूरा टॉपिक एग्रीकल्चर रिवाइज करेंगे। और आज की क्लास स्पेशल है। स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आज बताने वाला हूं मैं आपको मेरे प्यारे प्यारे निंजा जुगाड़, निंजा टेक्निक, निंजा ट्रिक हमारे वीडियो के अंदर। तो भैया क्या करना है, आपको जुड़े रहना है मेरे साथ, सवालों पे ध्यान देना है। कमेंट सेक्शन आपका है, जो सवाल पूछूंगा उनका जवाब वहां पे देना बच्चों, क्योंकि बड़ा मजा आता है जब आपके आंसर्स आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई आज के हमारे फटाफट से टॉपिक यानी कि एग्रीकल्चर से। चलें देखिए, सबसे पहले जब आपसे पूछा जाता है कि सर एग्रीकल्चर क्या चीज होती है, तो एग्रीकल्चर को हिंदी भाषा में कहे तो कृषि, ठीक है। और सिंपल सी अगर हम भाषा में डिफाइन करें तो एक आर्ट है, कला है, जिसमें आप अनाज उगाते हैं। अनाज उगाने के साथ साथ जो आपके पशु होते हैं यानी जो आपके एनिमल्स होते हैं, आप उनको भी रेयर करते हैं। एक सिंपल सा वर्ड जिसको इनके लिए यूज किया जाता है कहलाता है लाइव स्टॉक। सो अगर अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में इसको डिफाइन करें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, ठीक है। और भारत के अंदर बच्चे जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो दो चीजों के लिए किया जाता है। पहला है सर्वाइवल के लिए, जिसको इंग्लिश के अंदर आप कहेंगे सब्सिस्टेंस, ठीक है। और दूसरा है हमारे कमर्शियल पर्पसेस के लिए यानी मार्केट में बेचने के लिए। अब वो डोमेस्टिक मार्केट भी हो सकता है और आपका इंटरनेशनल मार्केट भी हो सकता है। तो बच्चे जब हम अलग अलग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो पहले तो हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस की और फिर हम बात करते हैं कमर्शियल की। तो जब आप सब्सिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो बेटा क्या ध्यान रखना है, जब भी हम सब्सिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो टाइप के सब्सिस्टेंस है। एक है हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव का मतलब है पुराना, ठीक है, काफी पुराना, राइट। अगर हम बात करें प्रिमिटिव दैट मींस ओल्ड, इसको यहीं से देख लेंगे फटाफट से, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड, और सब्सिस्टेंस से यहां एक बेसिक सा मतलब आप समझ सकते हो यानी सर्वाइवल, यानी पुराने तौर तरीकों से किया गया ऐसा खेतीबाड़ी, ऐसा एग्रीकल्चर जिसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि अपने घर की जरूरतों, अपने घर को नीड्स को पूरा करना है, अपने सर्वाइवल नीड्स को पूरा करना है। यहां पे कोई हाई प्रॉफिट कमाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे दूसरा इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर ऐसे एरियाज में किया जाने वाला कृषि, ऐसे एरियाज में किया जाने वाला एग्रीकल्चर है जहां पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है, पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है। यहां पे किसान का ऑब्जेक्टिव दो हो सकते हैं, ठीक है। पहला तो है अपने घर के नीड्स को पूरा करना, अपने फैमिली नीड्स की जरूरतों को पूरा करना, अपने खाने पीने की जरूरतों को पूरा करना, और दूसरा यह है कि जो भी सरप्लस बच जाता है, जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको मार्केट में सेल आउट करके थोड़े से पैसे अर्न कर लेना। तीसरा आता है बच्चे कमर्शियल फार्मिंग, यानी कमर्शियल, नाम में ही कमर्शियल है, कहने का मतलब है कि भैया पैसे कमाने, सिंपल सी बात है, मार्केट में बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, ये सोल ऑब्जेक्टिव है। कमर्शियल प्लानिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई हमारे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से। चलो नाउ बच्चों, जब हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं तो उसी का एक टाइप है आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर स्लैश एंड बर्न क्यों कहते हैं। स्लैश का मतलब होता है काटना, बर्न का मतलब होता है जलाना। तो कुल मिला के एक ऐसा एग्रीकल्चर है जहां पे फार्मर क्या करता है, एक छोटे से एरिया को यानी जमीन के एक छोटे से हिस्से को, वहां के पेड़ वगैरह काट करके साफ करता है। जब जलाता है उसको तो जलाने के बाद क्या कन्वर्ट होगा, लकड़ी किसमें कन्वर्ट होगी बच्चे, ऐश में, ठीक है। फिर फार्मर वेट करता है कि कब मॉनसून की वो पहली बारिश आएगी, कब वो बरखा बरसेगी, है ना। जब बारिश आती है, मॉनसून गरजता है, बरसता है, उसके बाद जब मॉनसून की बारिश होती है उससे क्या होता है बच्चे, जो आपकी सॉइल है, मिट्टी है, वो थोड़ी मॉइस्ट हो जाती है, थोड़ी नम हो जाती है। तो फार्मर क्या कहता है, जो ऐश बची हुई है उसको उस मिट्टी के साथ मिला करके वो जमीन को प्रिपेयर करता है अपने अनाज को उगाने के लिए। अब यहां पे अगर हम बात करें, इसका नाम प्रिमिटिव इसलिए है क्योंकि बच्चों यहां पे फार्मर जो है वो क्या कर रहा है, पुराने जमाने के जो टूल्स हैं जैसे हल हो गए, डिगिंग स्टिक्स हो गए, खोदने वाली डंडियां जो होती हैं, ठीक है, उनका यूटिलाइजेशन करके और अपने परिवार के सदस्यों की मदद से, अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्प से वहां पे एग्रीकल्चर कर रहा है।
इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है कि इसके फैमिली के नीड्स को पूरा कर लिया जाए। तो फार्मर एक ऐसी जगह पे कुछ टाइम के लिए एग्रीकल्चर कर लेता है, यानी मान लीजिए 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए एक पर्टिकुलर जमीन पे उसने अनाज उगा लिए, उसका यूटिलाइजेशन कर लिया। अब सिंस इस फार्मर्स के बाद कोई मैन्योर नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं है, तो भाई जो जमीन की फर्टिलिटी है ना, जो क्वालिटी है बच्चे, वो भी कहीं ना कहीं कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फार्मर क्या करता है ऐसे केस में, एक दूसरी जमीन ढूंढता है, एक नई जमीन ढूंढता है, और उस जो जमीन पे जिसने उसने खेती बाड़ी की है उसको लीव करके आगे बढ़ जाता है। इसलिए कई बार इसको आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्ट का मतलब क्या है बच्चे, अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को चेंज करना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, अभी मैं यहां शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हुआ, सिंपल है, पोजीशन चेंज हुई। इसमें क्या हो रहा है कि फार्मर एक सर्टेन एरिया पे खेती बाड़ी कर रहा है, करने के बाद जब उस एरिया का फर्टिलिटी क्वालिटी कम हो जाता है तो किसी नए एरिया में वो शिफ्ट हो जाता है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अभी जिस जमीन का क्वालिटी फर्टिलिटी खराब हुआ है, जब आप उसको छोड़ दोगे तो नेचुरली बच्चे कुछ टाइम बाद वो हील अप होना शुरू हो जाती है, और हो सकता है कुछ सालों बाद, 8-10 सालों बाद वापस से वो जमीन ठीक सी हो जाए। हाँ, बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही होने वाला है। कई बार ऐसा भी होगा कि जमीन आपकी बेकार भी हो जाए। इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन आजकल जो है क्वेश्चन मार्क में भी आता है ना, कि कई सारे बार ऐसा हुआ है कि भाई लैंड जो है हमारी डिग्रेड हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो हम लोग इंग्लिश भाषा में कह रहे हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कम्युनिटीज इस टाइप का एग्रीकल्चर करती हैं वो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, जो जनरली आपको जंगलों वगैरह के अंदर आसपास ज्यादा मिलती हैं, ठीक है, लोकल गांव के भोले भाले लोग हैं। अब इसको बच्चे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको हम झूमिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? झूमिंग के नाम से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे कि इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, तो बच्चे यहां आती है निंजा ट्रिक, निंजा जुगाड़। ये बच्चों का हर टाइम से सवाल रहा है कि सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम को याद कैसे किया जाए। तो देखो आज आपको एकदम निंजा तरीके से, निंजा जुगाड़ से आपको सिखाते हैं। देखिए मेरे साथ बोलिएगा, फटाफट से मेरे साथ रिसाइट करिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। देखो पहला है एमएमसी का सीवी आया रोका के लिए ब्राजील में। एमएमसी क्या हुआ बच्चे? मिल्पा। कहां किया जाता है? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। सीवी से क्या हुआ भाई? सी से कॉनुको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, कहां पे? वेनेजुएला में। और रोका कहां बोलते हैं बच्चे? हम ब्राजील में कहते हैं, ठीक है। दूसरा है भाई आरवी भाई की मौसी, जिनका नाम मासोल है, उन्होंने सीए किया लदांग इंडोनेशिया से, ठीक है। तो आरवी कौन हो गया भाई? रे वियतनाम, यानी वियतनाम में इसको हम रे कहते हैं। मौसी का आप मासोल याद रख लीजिए। मासोल कहां नाम लिया जाता है? सेंट्रल अफ्रीका के अंदर। और इन्होंने सीए कहां से किया था भाई? लदांग इंडोनेशिया से। तो लदांग जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, कहां पे? इंडोनेशिया में। तो ये आपके फॉरेन कंट्रीज के नाम हो गए। एक बार फटाफट से रिवाइज करिए। एमएमसी का सीवी आया रोका के लिए ब्राजील में। एमएमसी हो गया मिल्पा, मैक्सिको, सेंट्रल अफ्रीका में बोला जाता है। इसके बाद हमने सीवी देखा कॉनुका को, कॉनुका बोला जाता है वेनेजुएला में, और ब्राजील में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहते हैं रोका। फिर हमने देखा कि भैया आरवी भाई की मौसी यानी मासोल ने सीए किया कहां से? इंडोनेशिया, लादांग से, ठीक है। तो लादांग शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है इंडोनेशिया के अंदर। रे बोलते हैं वियतनाम में, मासोल बोलते हैं सेंट्रल अफ्रीका में। तो ये तो भैया विदेशी नाम हो गए। अब बात करते हैं यार हमारे देसी नामों की। देसी नाम में फील ज्यादा आता है कि नहीं? चलिए आपको बताते हैं एकदम सिंपल तरीके से। देखिए एपी का मतलब है आंध्र प्रदेश। दोबारा बता रहा हूं आपको, एपी मींस आंध्र प्रदेश। थोड़ा फील लेके, थोड़ा राइम लेके चलेंगे। तो एपी से पोडू और पेंडा लाए हमारे भैया, और एमपी में शिफ्टिंग को बोले बेवार और धैया। तो कुल मिला के बात क्या है भैया कि आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है? पोडू और पेंडा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं इसको? बेवार और धैया, ठीक है। तो एपी से पोडू और पेंडा लाए हमारे भैया, और एमपी में शिफ्टिंग को बोले बेवार और धैया। उड़ीसा गए तो मिले हमें कोमान, ब्रिंग और भाभी। उड़ीसा गए तो मिले हमें कोमान, ब्रिंग और भाभी, और भाभी से नाम पूछा तो बोली पामा धाबी, ठीक है। यानी उड़ीसा के अंदर क्या बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को? कोमान, ब्रिंग और पामा धाबी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सिंपल तरीका है ना, कि उड़ीसा गए तो मिले हमें कोमान, ब्रिंग और भाभी, और भाभी से जब पूछा नाम तो बोली पामा धाबी। आगे चलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में पहुंचे तो मिली एक कुमारी, यानी वेस्टर्न घाट्स में क्या बोलते हैं इसको? हम कुमारी बोलते हैं, ठीक है। वो बोली साउथ ईस्ट राजस्थान के वाल्तरे में नानी रहती हमारी, ठीक है। यानी साउथ ईस्ट राजस्थान में हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको कहते हैं वाल्तरे, ठीक है। इसके बाद हिमालयन बेल्ट में पहुंचते ही चेहरा गया खिल, और झारखंड के कुरुआ भाई ने जीत लिया दिल, है कि नहीं? तो यानी कि हिमालयन बेल्ट में आप जाओगे तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहते हैं खिल, और अगर आप झारखंड में जाओगे तो आपको मिलेंगे हमारे कुरुआ भैया, यानी कुरुआ इज द लोकल नेम फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड। तो इस तरीके से बच्चों आप याद कर सकते हैं, है ना। दोबारा आप थोड़ा सा बैक जाके भी देखेंगे तो आपको क्लियर सारी ट्रिक मिल जाएगी। तो ये आपके सारे के सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गए एकदम निंजा जुगाड़ से। चलिए आगे चलते हैं।
नाउ प्रिमिटिव हम इसलिए भी कहते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पुराने जमाने के टूल्स यूज किए जाते हैं। तो ऐसे टाइप के एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि लैंड प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत लो है, यानी ज्यादा आउटपुट आपको जमीन से नहीं मिलेगा। इस टाइप की फार्मिंग जो है मॉनसून डिपेंडेंट है, यानी इरिगेशन के कोई बेहतर साधन नहीं है, यहाँ पे कोई अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत के कुछ हिस्सों में इस टाइप की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। चलिए दूसरा आता है हमारे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग ऐसी जगह प्रैक्टिस किया जाता है जहां पे पॉपुलेशन बहुत हाई है, यानी जनसंख्या बहुत हाई है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है। यहां पे छोटी सी जमीन पे हाई बायोकेमिकल इनपुट्स डाल करके, थोड़ा बेटर फर्टिलाइजर्स वगैरह डाल के, अपने फैमिली मेंबर्स प्लस लेबर्स जहां पे इजीली अवेलेबल है उनका यूज करके हम लोग छोटी जमीन पे ज्यादा प्रोड्यूस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है जहां पे हाई बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज किया जाता है, बेटर इरिगेशन का यूज किया जाता है। जमीन का लैंड साइज छोटा हो सकता है लेकिन प्रोडक्टिविटी यहां पे हाई होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे कमर्शियल फार्मिंग की, कमर्शियल का नाम ही बहुत सिंपल है कि भैया यहां पे प्रोड्यूस किया जा रहा है मार्केट के लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके मॉडर्न टेक्निक्स हैं, चाहे वो HYV सीड्स का यूटिलाइजेशन हो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेस्टिसाइड्स हो, इन सारी चीजों का यूज करके यहां पे एक चीज पे एम किया जाता है, वो क्या है कि भैया ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे प्लांटेशन की। प्लांटेशन एक तरीके का कमर्शियल एग्रीकल्चर है जहां पे एक सिंगल क्रॉप को आप बहुत बड़े एरिया में उगाते हो। ठीक है, आपको क्या याद रखना है जब आपसे प्लांटेशन पूछेगा, तो प्लांटेशन एक टाइप का एग्रीकल्चर है, आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर है जहां पे बहुत बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप को उगा रहे हो। बच्चे कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा अच्छा खासा लगता है, लेबर अच्छा खासा लगता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें बच्चे, जितना भी इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो एज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल अलग अलग इंडस्ट्रीज में बेच दिया जाता है, वहां पे उसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो प्लांटेशन का सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहां पे इनको सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लिए सामान उगाना है, यानी मार्केट में बेचना है, यही इनका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों क्रॉपिंग सीजन की, भारत में आपको 3 तरीके के क्रॉपिंग सीजन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से भाई? राबी, खारिफ और जैद। राबी को आप याद कर सकते हैं कि भैया विंटर के टाइम पे जनरली राबी के क्रॉप सो किए जाते हैं, और खारिफ के जनरली रेनी सीजन के टाइम पे। जैद एक ऐसा सीजन है जो इन दोनों के बीच में आता है। चलिए फटाफट से एक बार देखते हैं बच्चों। देखिए राबी की सीजन की अगर हम बात करेंगे तो जनरली राबी के जो क्रॉप्स अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पे बोए जाते हैं, सो किए जाते हैं। ठीक है, अगर खारिफ की बात करें तो रेनी सीजन के स्टार्टिंग में भाई इस तरीके के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, सो किया जाता है। और जैद जो है राबी और खारिफ के बीच में एक शॉर्ट सीजन है जब आपको खीरा, ककड़ी, तरबूज यानी वाटरमेलन, मेलन, ये सारी चीजें खाने को मिलती है ना बच्चों समझ के टाइम पे, वो छोटा सीजन आपका जैद सीजन है। हार्वेस्ट की अगर हम बात करें अप्रैल से जून के बीच में बच्चे इसको हार्वेस्ट किया जाता है जनरली। ठीक है, सितंबर अक्टूबर तक खारिफ क्रॉप्स को हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। मेजर क्रॉप्स की बात करें तो आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मस्टर्ड यानी सरसों जिसको आप कहते हो, मटर हो गई, इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स हैं। वही अगर हम बात करें खारिफ की तो राइस हो गया, अरहर की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, ग्राउंडनट्स हो गए, मेजर खारिफ क्रॉप्स हैं। और वही अगर हम बात करते हैं जैद की तो आपका वाटरमेलन हो गया, मेलन होगा, क्यूकम्बर हो गया, इसको आप खीरा कहते हैं। तो इस टाइप के क्रॉप्स आपको जैद में मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं कुछ मेजर क्रॉप्स की। पहली बात करेंगे हम लोग यहाँ पे राइस की। देखिए राइस का कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि चावल कौन सा क्रॉप है बच्चे? खारिफ क्रॉप है। खारिफ मतलब रेनी सीजन के अंदर आप इसको बोने वाले हो। ठीक है, हाई रेनफॉल चाहिए होगी रेनी सीजन के अंदर भाई, हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है रेनफॉल हाई होने वाली है। 100 सेंटीमीटर्स के आसपास की रेनफॉल चाहिए, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए, मान के चलिए 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बिल्कुल सही रहेगा, और ह्यूमिडिटी थोड़ी होनी चाहिए। भारत जो है बच्चों सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद। इंपॉर्टेंट है रैंक को याद रखना कि इंडिया का रैंक क्या है, सेकंड है आफ्टर चाइना। मेजर राइस ग्रोइंग रीजन्स की अगर हम बात करें तो भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ भारत के जो कोस्टल एरियाज है, तटीय इलाके हैं, डेल्टा रीजन्स हैं, वहां पे भी चावल की खेती की जाती है। सेकंड बच्चे वीट की अगर हम बात करते हैं, वीट एक स्टेपल क्रॉप है, यानी कि हम सबके डाइट में गेहूं का यूटिलाइजेशन जरूर होता है। हम लोग रोटी खाते हैं, नान खाते हैं, लच्छे पराठे खाते हैं, किससे बनता है भाई? गेहूं से बनता है, सिंपल है कि नहीं? चलिए, तो जब हम गेहूं की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं, राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप यानी विंटर्स के टाइम पे इसको बोया जाता है, तो डेफिनेट सी बात है कूल ग्रोइंग सीजन मिलने वाला है। और जब इसकी राइपनिंग होती है, यानी मान के चलो जब होली का महीना आता है, होली मार्च अप्रैल के टाइम पे, तब गेहूं का फसल जो है पकना स्टार्ट हो जाता है, और उस टाइम पे ठीक ठाक धूप आपको मिलती है, राइट? तो एक ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको अपने पकने के समय, और जब ग्रो हो रहा है उस टाइम पे कोल्ड ग्रोइंग सीजन चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे 50 to 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल रिक्वायर्ड है इसको अपने, एंड दैट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पूरे सीजन में इवन तरीके से बारिश होनी चाहिए। ठीक है, गंगा सतलज प्लेन्स बच्चे नॉर्थ वेस्ट के अंदर, और ब्लैक सॉइल रीजन डेक्कन प्लेटू का, ये दो ऐसे मेजर इलाके हैं जहां पे वीट को ग्रो किया जाता है।
भाई सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है और मेजर फूड क्रॉप है भारत के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इलाकों में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे मेजर क्रॉप्स मिलेट्स की। मिलेट्स कहते हैं मोटा अनाज, ठीक है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। तो बच्चे ये आपका जो मोटा अनाज होता है ना, ये क्या है कि आपके न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें काफी हाई होते हैं। चलिए एक बार फटाफट से देखेंगे सारे अनाज को। देखिए ज्वार की अगर हम बात करें थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया, एरिया के हिसाब से बात करेंगे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, ठीक है। रेन फेड क्रॉप है, इसलिए ऐसे एरियाज में ज्यादा ग्रो कर सकता है जहां पे बारिश की अवेलेबिलिटी थोड़ी रहेगी। इसके बाद मेनली कहां प्रोड्यूस किया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें बाजरा जो है आपका सैंडी सॉइल या फिर शैलो ब्लैक सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। बाजरे की रोटी बहुत टेस्टी बनती है, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये आपकी मेजर स्टेट्स हैं जहां पे बाजरा को ग्रो किया जाता है। इसके बाद हम रागी की बात करेंगे। रागी जो है बच्चे एक ड्राई रीजन का क्रॉप है, ड्राई रीजन में मिल जाता है। कौन कौन सी सॉइल्स लगती हैं इसको याद रखना है अपने को। कौन कौन सी सॉइल्स है भाई, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल। तो इन सारी तरीके की सॉइल्स में, सारी तरीके की मिट्टी में हमारा रागी ग्रो कर सकता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें यार तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल, यानी आप देखोगे कि जो हमारे नॉर्दर्न पार्ट के स्टेट्स हैं वो भी बहुत सारे यहां पे इंक्लूडेड हैं। तो बच्चे तीन मेजर क्रॉप्स है मिलेट्स, इनको आप कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं मिलेट्स, ठीक है। मिलेट्स का इन द हिंदी मतलब है भाई मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी। तो इसमें ज्वार से क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, उसके बाद रागी से भी आता है। ये आपसे पूछेगा कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप कौन सा है, तो बच्चों दैट्स आंसर इज बताओ फटाफट से थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप कौन सा है बच्चों, कमेंट सेक्शन में। द आंसर इज ज्वार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बच्चे मेज की बात करते हैं। मेज क्या है आपका, एक खारिफ क्रॉप है, याद रखिएगा खारिफ क्रॉप यानी रेनी सीजन। देखिए खारिफ जो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, आपके दिमाग में दो तीन ज्योग्राफिकल कंडीशंस आराम से आ जानी चाहिए। पहली बात कि रेनी सीजन के टाइम पे हो रहा है, तो पहली बात तो टेम्परेचर 25, 27, 26 डिग्री के आसपास होने वाला है। इसके अलावा रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर तक लगभग तो होने ही वाली है मिनिमम, ठीक है। खारिफ क्रॉप की हम बात करें तो इस टाइप के ज्योग्राफी आपके दिमाग में घूमना स्टार्ट कर जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों टेम्परेचर चाहिए भाई 21 से 27, बिल्कुल सही थे हम। ओल्ड अलुवियल सॉइल यानी भांगड़ का जो सॉइल होती है, भांगड़ मिट्टी होती है, उसमें अच्छा ग्रो करता है आपका मेज, ठीक है। इसको हम बहुत फूड एंड फॉडर यूज करते हैं, यानी इंसानों के खानों के लिए और साथ हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनके खाने के लिए भी बच्चे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को याद करने की एक जुगाड़ मैं आपको दे रहा हूं, ट्रिक यहां दे रहा हूं, फटाफट से देख रही है। जुगाड़ क्या है यहाँ पे, कमल मेरा उपमा लेके बाहर आना तो, ठीक है। कमल मेरा उपमा लेके बाहर आना तो, कमल से कर्नाटका, मेरा से मध्य प्रदेश, उपमा से उत्तर प्रदेश, लेके का कोई यूज नहीं है, राइम बनाने के लिए डाला है। बाहर से हो गया बिहार, आना से हो गया आंध्र प्रदेश और तो से हो गया तेलंगाना। तो आप एक लाइन याद कर लीजिए, सारे स्टेट्स आपको इसके याद हो जाएंगे। क्या याद करना है भाई, कमल मेरा उपमा लेके बाहर आना तो, ठीक है। बस इतना याद करना है, सारे के सारे स्टेट्स याद। चलिए आगे बात करते हैं भाई आपसे। अगर हम पल्सेस की बात करें यानी दालों की बात करें तो भाई इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यानी उगाएंगे भी हम और खाएंगे भी हम, समझ रहे हो। कभी कभी तो लगता है आप उन्हीं दाल का भगवान है कि नहीं, खाएंगे भी हम मुन्ना और उगाएंगे भी हम। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ऑफ आपका पल्सेस यानी दालें। पल्सेस की अगर हम बात करेंगे भैया वेजिटेरियन जैसे मेरे जैसे लोगों के लिए खासकर जो पल्सेस है, दालें एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजर जो है भैया भारत में कौन कौन सी दाल उगाई जाती है, मसूर की दाल, अरहर की दाल, मटर की दाल, चने की दाल, है ना, बहुत सारी दाल। मुझे ये भी बता देना आज कौन सी दाल बनी है तुम्हारे यहाँ, ठीक है। तो भाई सारी दाल हम लोग ग्रो करते हैं। अच्छा दालों के साथ एक चीज बेटर है कि भैया ये लेग्यूमिनस होते हैं, यानी इनमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की बच्चे प्रॉपर्टी होती है, तो बाकी क्रॉप्स के साथ इनको रोटेशन में ग्रो किया जा सकता है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को याद रखने के लिए आपको क्या रखना, एक सिंपल वन लाइनर मैं बताता हूं। यहां पे मिस्टर मयंक यूपी कर्नाटका गए, मिस्टर मयंक क्या हुआ, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, मयंक से महाराष्ट्र, यूपी कर्नाटका, ठीक है। तो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग याद करने के लिए क्या याद रखना है भाई, मिस्टर मयंक यूपी कर्नाटका गए, एमपी राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी कर्नाटका, ठीक है। इजी टू रिमेंबर ट्रिक्स हैं बच्चे, इस तरीके से करके ना निमोनिक्स बना लिया करो बच्चों, बहुत आसान हो जाएगा स्टेट्स को याद करना। कुछ एग्जांपल्स आज मैंने आपको दिए। चलिए ऐसे भी क्रॉप्स है बच्चे जो हम लोग के ग्रेन्स के अलावा, जैसे हमारा शुगर केन यानी गन्ने का रस, ठीक है। तो भैया गन्ना एक ऐसा क्रॉप है जो कि ट्रॉपिकल भी है, सब ट्रॉपिकल है, यानी भारत के नॉर्दर्न पार्ट्स में भी आपको मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश, और भारत के जो ट्रॉपिकल रीजन है, डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है, वहां पे भी आपको आराम से शुगर केन ग्रो करने को मिलता है। भाई हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में बढ़िया ग्रो करता है, और सबसे मजेदार बात है भाई कि इसको ग्रो करने में, मैच्योर करने में कम से 8 से 9 महीने का भी टाइम लगता है। ओके, अगर टेम्परेचर की बात करें 21 to 27 डिग्री सेल्सियस परफेक्ट टेम्परेचर है। रेनफॉल की बात करें तो 75 to 100 सेंटीमीटर इज गुड रेनफॉल,
ठीक है, कई सारी सॉइल्स में बच्चे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। गन्ने को हम कई सारी तरीके की मिट्टी में ग्रो किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे, मैनुअल लेबर बहुत लगती है, यानी गन्ने को काटने से लेकर के बोने से लेकर के हर चीज में मैनुअल लेबर लगती है। एक्चुअली गन्ने का क्या है कि बच्चे, गन्ने का जो मेजर सुक्रोज कंटेंट है ना, जो उसका वैल्यू है, वो सबसे नीचे वाले पार्ट में होता है। तो इसको ना हम सिकल जो हसिया कहते हैं इसको हिंदी में, उसको लेकर के बड़े प्यार से काटना होता है, सो दैट जो मैक्सिमम सुक्रोज वाला पार्ट है ना, वो आपके पास आ जाए। तो मैनुअल लेबर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ब्राजील के बाद। शुगर केन बच्चे मेजर सोर्स है जिससे आपका चीनी बनती है, गुड़ बनता है, खांडसारी बनता है, विनेगर बनता है, सो बहुत सारी चीजें। मेजर स्टेट्स की अगर हम बात करें, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये आपके मेजर स्टेट्स हैं। अब सवाल ये भी आएगा आपसे पूछेगा कि भाई शुगर केन जो है अभी सदर्न स्टेट्स में क्यों जाता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहला रीजन तो है कि वहां पे लॉन्ग क्रशिंग सीजन है, यानी कि होता क्या है कि अगर आप वहां के सुक्रोज कंटेंट की बात करें, अगर वहां के क्लाइमेट कंडीशंस की बात करें, तो ज्यादा फेवरेबल है शुगर केन की खेती के लिए। लंबे समय तक वहां पे आप जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्रश कर सकते हैं, जिससे भाई शुगर मिल्स और जितनी भी डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी चलती रहती है, उनका नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चों ऑयल सीड्स की, लोगों का, बच्चों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि सर ये ऑयल सीड्स दिखती कैसी हैं, तो देखो भैया आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। देखिए ग्राउंड नट जिसको आप मूंगफली कहते हैं, मस्त चटनी और नमक के साथ खाते हैं विंटर्स में खासकर। इसके बाद हमारा मस्टर्ड, इसको आप सरसों कहते हैं। इसके बाद हमारे पास सेसमे, इसको आप तिल कहते हैं, तिल के लड्डू बनते हैं, मम्मी बनाती होंगी घर में। यह हमारा कैस्टर सीड, जैसे कैस्टर ऑयल बनता है बच्चों। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास लिनसीड है ना, इस तरीके से काफी हेल्दी खानों में यूज की जाती है। इसके बाद इस तरीके कॉटन सीड है, फिर हमारा कोकोनट सीड है, कोकोनट सबने यूज किया है। फिर हमारा सोयाबीन सीड है, इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है बच्चे। सनफ्लावर का सीड्स है, और ये होता है हमारा रेपसीड। सो रेपसीड का यूजेज हम मल्टीपल चीजों में करते हैं। इसमें से एक यूज है जिसका बच्चे बायोडीजल जनरेशन में भी है, तो दैट्स कॉल्ड एज रेपसीड। तो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलिए, तो ये है आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ सीड्स। अब हम लोग आगे बात करते हैं फटाफट से हमारे ऑयल सीड्स का। बच्चे ऑयल सीड्स इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है कि कितना परसेंट टोटल क्रॉप एरिया ये कवर करते हैं, तो आंसर है इसका 12%। यानी भारत का जो टोटल खेती बाड़ी का क्रॉप एरिया है बच्चे, टोटल एरिया उसका 12% कवर्ड बाय योर ऑयल सीड्स है। मेजर ऑयल सीड्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो भाई मेजर ऑयल सीड्स जो भारत में प्रोड्यूस की जाती है उसमें ग्राउंडनट है, ठीक है, एक खारिफ क्रॉप भी है, एंड साथ ही साथ बच्चे इंडिया का जो जितनी भी ऑयल सीड्स हैं उसका मोर देन हाफ पोर्शन आपका कवर्ड है बाय ग्राउंडनट। इसके बाद अगर हम बात करें गुजरात एक लीडिंग प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट्स का। क्वेश्चन आया है आपसे, दोबारा पूछ सकता है। मस्टर्ड बच्चे एक राबी क्रॉप है, सेसमे इसको आप तिल कहते हो। खारिफ क्रॉप है नॉर्थ में और राबी क्रॉप है साउथ में। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है कि कौन सा ऐसा है कि जो राबी है नॉर्थ में और जो खारिफ है नॉर्थ में और राबी है साउथ में, दैट्स सेसमे। कैस्टर सीड्स को भी हम बोथ राबी एंड खारिफ के फॉर्म में ग्रो करते हैं। लिनसीड की बात करें तो बच्चे लिनसीड आपका एक राबी क्रॉप है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे चाय की। चाय से शुरुआत होती, कहते हैं ना इंडिया रन्स ऑन चाय, बिल्कुल सही बात है। तो भैया सुबह सुबह एक चाय हो जाए, हालांकि मैं चाय नहीं पीता हूं, लेकिन दिक्कत क्या है कि भैया चाय को इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे बच्चे, हमारे यहाँ गोरे गोरे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उन्होंने भैया हमको चाय की लत लगा दी, बिल्कुल सही बोल सकते हो। तो जो चाय का पौधा होता है बच्चे, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप के क्लाइमेट्स में ग्रो कर सकता है। इसको एक अच्छी मॉइस्चराइज सॉइल चाहिए, ठीक है, जिसके पास खूब सारा ह्यूमस हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, ठीक है। तो ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर के चलते बच्चे सॉइल काफी फर्टाइल होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो टी की बुशेज है, यानी टी जो है ना बुशेज के फॉर्म में, झाड़ियों के फॉर्म में ग्रो करता है, ठीक है। तो इसको चाहिए होता है एक वार्म और मॉइस्चर फ्री क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, तब आपकी टी जो है अच्छा ग्रो करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें टी एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, कई बार आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, वह चाय के जो गार्डन है, चाय के बागान है, उसमें बहुत सारी आंटीज ऐसे ट्री के जो चाय की जो पत्तियां तोड़ के ऐसे पीछे बैग में रख रही होती है, तो काफी सारा मैनुअल लेबर लगता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट चाय की बात आती है और आसाम की बात ना की जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आसाम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया वेस्ट बंगाल के अंदर, तमिलनाडु, केरला, ये मेजर टी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे कॉफी की, माय फेवरेट, तो कॉफी भाई अगर बात करें बच्चों, कॉफी की भारत में दो तरीके की क्वालिटी मिलती है, एक अराबिका क्वालिटी है और आपकी रोबस्टा क्वालिटी है। अराबिका को भाई भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया था यमन देश से, किसने, बाबा बूदान ने। एंड आज भी अगर कॉफी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो केकेटी यहां पे लीड करते हैं। केकेटी कौन है भाई, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। 2008 में भारत ने वर्ल्ड का 3.2% कॉफी प्रोड्यूस किया था, और आज भी भारत के साउथ इंडियन स्टेट्स में जाएंगे तो आपको कॉफी बहुत ज्यादा पॉपुलरली मिलेगी और अच्छी कॉफी पीने को भी मिलेगी। साथ ही साथ बात करते हैं बच्चे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जनरली होती है आपकी सब्जियां और फल, ठीक है। तो सब्जियां और फल उगाना इस साइंस को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। 13% भारत जो है बच्चे, वर्ल्ड की 13% सब्जियां इंडिया के अंदर उगती हैं। बहुत सारी चीजें फेमस है भारत के अंदर। तो भारत उगाता है भाई ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, तो आलू, टमाटर, है ना, धनिया, पुदीना, बहुत सारी टाइप की सब्जियां भाई भारत में ग्रो करती हैं। भाई क्या क्या फेमस है, महाराष्ट्र के मैंगो फेमस हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के हैं ऑरेंजेस फेमस है, यानी संतरे फेमस है, नागपुर के, चेरापूंजी के।
केरला के बनानास फेमस है, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के भी लीची और गावा बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश में बिहार का क्वेश्चन आया था बच्चों, इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या फेमस है, सारा का सारा आपके लिए लिखा हुआ है भाई। मेघालय के पाइनएप्पल्स, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना महाराष्ट्र के ग्रेप्स हो गए, एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स हो गए, जम्मू एंड कश्मीर के शाही टाइप के फल यानी ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, तो बच्चे कुछ फल्स और सब्जियां हैं जो हमारा इंडिया ग्रो करता है, राइट। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे बच्चे कुछ ऐसे भी फूड क्रॉप्स हैं जो कि नॉन फूड हैं और इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रबर हो गया, फाइबर क्रॉप्स हो गए, कॉटन हो गया, जूट हो गया। रबर की बात करते हैं बच्चे, रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, ठीक है, यानी रबर की अगर आप कंडीशंस की बात करेंगे तो रबर जो है मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है। रेनफॉल इसको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए और टेम्परेचर करीब 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंपॉर्टेंट रॉ इंडस्ट्रियल मटेरियल है, बहुत सारी चीजों में इसको यूज करते हैं, रबर के टायर्स बनते हैं और भी मल्टीपल यूजेस होते हैं बच्चे। मेजर प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे तो हमारे पास केकेटी तो है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उसके बाद अंडमान निकोबार और मेघालय के गारो हिल्स। इसके साथ अगर हम बात करें फाइबर क्रॉप्स की, फाइबर में 3 तरीके के इंपॉर्टेंट है, कॉटन, जूट और हेम, ठीक है। कॉटन और जूट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर कॉटन, जूट और हेम की अगर हम बात करें, इसके अलावा बच्चे सिल्क फाइबर है। सिल्क फाइबर को हम कैसे निकालते हैं भाई, जो हमारा सिल्कवॉर्म होता है वो मलबेरी के पत्तों को खाता है, खाने के बाद क्या होता है कुछ टाइम बाद अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है, इसको हम कहते हैं कोकून। तो उस कोकून को निकाल करके बॉयल वगैरह किया जाता है, फिर उससे फाइबर निकाला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे आर्ट को हम कहते हैं सेरीकल्चर। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉटन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हमेशा पूछा गया है कॉटन के बारे में। खारिफ क्रॉप है, हाई टेंपरेचर चाहिए, कम रेनफॉल चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक ब्राइट सनशाइन चाहिए। कॉटन बच्चे डार्क आपके ब्लैक कॉटन सॉइल में अच्छा ग्रो करता है, खासकर डेक्कन रीजन्स में। मेजर स्टेट्स की हम बात करें, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी जो है इसके मेजर स्टेट्स। अगेन निमोनिक्स बनाना जरूरी है स्टेट्स को याद करने के लिए। चलिए अगली बात करता हूं, जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं बच्चे, वेल ड्रेन्ड सॉइल्स में अच्छा ग्रो करता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बच्चे, इसको हाई टेंपरेचर चाहिए और ऐसा एरिया चाहिए जहां पे फ्लड वाटर अवेलेबल हो, ठीक है बच्चे। इसको हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, कारपेट्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, रस्सियां बनाने के लिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, मेघालय। आजकल जूट की मार्केट जो है सिंथेटिक फाइबर्स के चलते लूज होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है जूट की ज्यादा कॉस्ट, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो सिंथेटिक फाइबर्स है कंपैरेटिवली हमारे सस्ते पड़ते हैं। अब भारत देखिए, आप देखिए बच्चे, एक एग्रीकल्चर प्रधान देश, एग्रीकल्चर रिच कंट्री है, और ऐसे एग्रीकल्चर में मोर देन 60% जनता को जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो हमारा एग्रीकल्चर है। तो हालांकि इस एग्रीकल्चर को बूस्टअप करने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं, कुछ बेहतरी की जाए। इसके चलते आया था भाई ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन और ब्लू रेवोल्यूशन। भाई व्हाइट रेवोल्यूशन को आप ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हो कई बार, जिसमें एम किया गया था कि भारत के डेयरी प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा, ठीक है, डेयरी प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ग्रीन रेवोल्यूशन का बच्चे होल कॉन्सेप्ट था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाएगा फूड ग्रेन्स के अंदर। और एक और रेवोल्यूशन को हम कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, और ब्लू रेवोल्यूशन में क्या है बच्चे, क्या हमने जो हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट है ना, जो एक्वाटिक एरिया है, जो आपका सी फूड वगैरह को का प्रोडक्शन है, उसको इंक्रीज करने के लिए हमने एम किया था। चलिए अब बात करते हैं भाई किसको प्रायोरिटी दी गई। तो पहली बात है कि कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन। साथ ही साथ जब भारत आजाद हुआ तो देखा गया कि जितनी भी जमीनें हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जो लैंडलेस है, इनके पास जमीनें नहीं थी, तो पहला टास्क था कि जमींदारी को बैन किया जाए, उन जमीनों को कलेक्ट किया जाए और अगेन फार्मर्स में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। लैंड रिफॉर्म जो था भारत के पहले पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेजर फोकस था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चों, जो लैंड रिफॉर्म्स के नॉर्म्स है, यानी कह सकते हो जो बहुत सारे कानून है, वो एक्ट तो कर लिए गए, उनको लागू तो कर दिया गया, बट उसका बेहतर तरीके से पालन कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स किए जाएं। सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए फटाफट से देखते हैं बच्चों। पहला इनिशिएटिव है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, पीआईएस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, वेदर बुलेटिन्स को इंट्रोड्यूस किया, एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाएं जिससे किसानों को अपडेट किया जा सके, एजुकेट किया जा सके खेतीबाड़ी के रिस्पेक्ट में। साथ ही साथ सरकार क्या करती है बच्चे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से ऐसे स्टेट्स में जहां पे प्रोडक्शन से थोड़ा ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, वहां से एक सर्टेन डिसाइडेड प्राइस पे सरकार जो है खरीद लेती है उस अनाज को, जिसको हम बफर स्टॉक कहते हैं, और उसके लिए सरकार एक प्राइस अनाउंस करती है सीजन के स्टार्टिंग में, जिसको आप कहते हो एमएसपी या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ भाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी सरकार ने, स्टेप्स जो है हमारी सरकार ने लिए। अब समस्या आती है भाई एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर एग्रीकल्चर का आप नेचर देखोगे तो एग्रीकल्चर ने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम किया है बट एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा किया है, ठीक है। अब जीडीपी की अगर हम बात करें, सिंस 1951 जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है भारत की जीडीपी में, वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ आप देख सकते हो। 2010-11 की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में 52% जो हमारी जनता थी वो किसमें एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर में। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिस्गाइजली एम्प्लॉयड भी हैं, यानी कि कहने का मतलब देखने को तो एम्प्लॉयड लगते हैं बट एक्चुअली नहीं है,
है ना। चलिए, तो अगर बात करें बच्चे हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है, तो आप देखिए बहुत सिंपल है। एग्रीकल्चर से सिर्फ एग्रीकल्चर का ही नुकसान नहीं है, लेकिन उस पर डिपेंडेंट बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। तो अगर एग्रीकल्चर डिक्लाइन में जाएगा तो बच्चे उस पर डिपेंडेंट जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, सबके सब में नुकसान होगा। अगर मान के चलो खेती बाड़ी बंद हो गई तो मशीनरी बनाने का कोई काम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम नहीं बचेगा, तो सेकेंडरी भी हिट होगा और आपका टर्शरी सेक्टर भी इसके चलते इंपैक्ट होगा, है कि नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल दिया था। अब सरकार ने और कुछ भी आपके स्टेप्स लिए, जैसे आईसीआर बनाए, आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अलावा बहुत सारी जो हमारे पशु हैं यानी डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह हैं, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए वेटनरी सेंटर्स खोले गए हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जिसके चलते हम बेटर क्वालिटीज ऑफ कह सकते हैं आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस कर पाए, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाए। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं, साथ ही साथ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, यानी बेहतर रोड्स, बेहतर इरिगेशन फैसिलिटीज और बेहतर पावर फैसिलिटीज को देना, जैसी बहुत सारी चीजें जो है सरकार यहां पे प्लान आउट कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों भारतीय फार्मर्स को किन किन चीजों से चैलेंजेस हैं, देखिए पहला चैलेंज है यहां पे इंटरनेशनल मार्केट से, यानी इंटरनेशनल कंपटीशन इंडियन फार्मर्स को फेस करना पड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखिए पब्लिक सेक्टर ने बहुत सारे एग्रीकल्चर नीड्स में इन्वेस्ट करना कम कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके रूरल रोड्स हो गए, पावर हो गया, मार्केट हो गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको अगर जनरेट नहीं करेंगे, इसको आप डेवलप नहीं करेंगे बच्चे, एग्रीकल्चर बूस्ट नहीं हो पाएगा। एक बेहतर सुविधाएं मिलेंगी फार्म तक, है ना, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होंगी, तो बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज होंगी, तो भाई किसान भी अच्छा उगाएगा, सही दामों पे स्टोर कर पाएगा, जब सही प्राइसेस मिलेंगे तो उसको प्रॉपर तरीके से मार्केट में सेल आउट भी कर पाएगा। लेकिन इन सब चीजों में इन्वेस्टमेंट कंपैरेटिवली कम है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी कम कर दी गई, फर्टिलाइजर्स महंगे आते हैं। सब्सिडी के क्या है कि भाई इसको सिंपल से एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 1100 रुपए का फर्टिलाइजर है, उसमें क्या करिए सरकार 900 रुपए पे करिए, अब किसान को कितने देने पड़ेंगे, सिर्फ 200 रुपए। तो एक डिस्काउंटेड प्राइस पे कंज्यूमर को वो प्राइस पड़ रहा है, तो जितना बाकी का बचा हुआ अमाउंट जो सरकार पे करती है वो कहलाता है सब्सिडी। आप सब्सिडी कम कर दोगे तो भाई फर्टिलाइजर किसान को महंगा पड़ेगा, जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही बढ़ जाएगी तो बच्चे क्या ही प्रॉफिट कमाएगा वो, है कि नहीं। इसी के साथ अगर हम बात करें जो इंपोर्ट ड्यूटीज, अगर बाहर से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर आपने टैक्स कम कर दिया, तो इंपोर्टेड सामान लोकल सामान के मुकाबले सस्ता बिकेगा, तो जनता तो भाई सस्ता सामान खरीदेगी। ऐसे में नुकसान किसका है, बेचारे हमारे लोकल किसान का। तो ये कुछ चीजें हैं जो बच्चे हमारे फार्मर्स फेस कर रहे हैं। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो 1990 से क्या हुआ कि जो हमारी एग्रीकल्चर मार्केट थी वो एकदम इंटरनेशनली ओपन हो गई। अब अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे प्रोडक्ट्स अभी इंटरनेशनली रेडी नहीं थे। अगर हम बाहर के एग्रीकल्चर की बात करें तो वहां की सरकारों ने हेवी सब्सिडी दी हुई है अपने किसानों को, जिसके चलते उनका प्रॉफिट जो है वो कहीं ज्यादा बेहतर है जब हमारे किसानों से हम कंपेयर करते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बच्चों बात करें क्या किया जा सकता है, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने किया था, लेकिन अभी बच्चों उसके इल इंपैक्ट्स बहुत आए हैं एनवायरनमेंट पे, जिसके चलते वो भी कहीं ना कहीं अभी प्रश्न चिन्ह के अंदर है, स्क्रूटनी के अंदर है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा अल्टरनेटिव है, जहां पे आप ऑर्गेनिक का बच्चे अच्छा खासा प्राइस मिल रहा है, नेचुरल मैन्योर्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज करके आप फार्मिंग कर सकते हैं। इसके चलते आपका डिपेंडेंस कॉस्टली फर्टिलाइजर्स पे भी थोड़ा कम होगा, साथ ही साथ जो क्वालिटी आउटपुट है बेटर है। डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने क्रॉपिंग पैटर्न को, यानी सिर्फ अनाज उगाने पर नहीं फोकस करना है। हाई वैल्यू क्रॉप्स, ऐसी चीजें जिनका मार्केट में खासकर इंटरनेशनल मार्केट में दाम काफी अच्छा है, उस पर फोकस करना पड़ेगा भाई हमारे फार्मर्स को। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फल हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बायोडीजल क्रॉप्स हैं आपके, है ना, जिससे बायोडीजल बनता है, जेट्रोफा हो गया, जोजोबा हो गया। इस तरीके के क्रॉप्स बच्चे कहीं ना कहीं कम इरिगेशन लेते हैं चावल और शुगर के इनके कंपैरिजन में, तो इस टाइप के क्रॉप्स को कहीं ना कहीं बच्चे हमको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि भाई गवर्नमेंट सपोर्ट से साथ ही साथ इंडिविजुअल इंटेलेक्ट के थ्रू, साथ ही साथ इंडिविजुअल एफर्ट्स के थ्रू भारतीय एग्रीकल्चर को बहुत नए मुकामों पर ले जाया जा सकता है कि नहीं। चलिए, तो इसी के साथ खत्म होता है भाई हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा अमेजिंग सेशन। मुलाकात होगी आपसे नए सेशन में, लेकिन तब तक के लिए भाई जुड़े रहो, कमर कस के पढ़ाई करते रहो यार, क्योंकि अपन मिल के फोड़ने वाले हैं जबरदस्त वाले बोर्ड एग्जाम्स को, है कि नहीं भाई। चलिए, तो इसी जज्बे के साथ, इसी जुनून के साथ और इसी जोश के साथ मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद PW। बाय बाय बच्चों।